Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किडनी एज ए ऑस्मोल रेगुलेटरी ऑर्गन। यानी आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह बॉडी के अंदर किडनी स्टोन बनता है, वो स्टोन कौन कौन से हैं, किन किन टाइप्स के हैं और उनकी परसेंटेजेस क्या हैं। फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर स्टोन को रिमूव करना हो तो कौन कौन से मैकेनिज्म अडॉप्ट किए जाते हैं। साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही तो उस वक्त आखिर कौन से ऐसे आर्टिफिशियल मैकेनिज्म्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं टू एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। यानी हम डायलिसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डायलिसिस के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, डायलिसिस की जो मेजर टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जब किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाए, जिसे हम रिनल फेलियर कहते हैं, उस वक्त हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किडनी एज ए ऑस्मोल रेगुलेटरी ऑर्गन। अगर हम ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के लिहाज से देखें तो ऑस्मो रेगुलेशन का मेन पर्पस था वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को, मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना। तो हमने बात की कि जब हम बात करते हैं किडनी के फंक्शन की तो वो यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन फॉर्मेशन के दौरान या तो यूरिन हमारे पास बनता है डाइल्यूट या फिर बनता है कॉन्सेंट्रेटेड। जब हम बात करते हैं डाइल्यूट यूरिन की तो उस दौरान हमारी बॉडी जो होती है वो मैक्सिमम सॉल्ट कंजर्व कर रही होती है, सॉल्ट कंजर्व, और वाटर रिलीज कर रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में बहुत ज़्यादा मिकदार में क्या होगा, वाटर होगा, इसलिए वाटर को जो है वो रिलीज किया जा रहा है और सॉल्ट को कंजर्व किया जा रहा है। और जब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, उस वक्त वाटर को कंजर्व किया जाता है। इसका मतलब उस वक्त बॉडी में सॉल्ट बहुत ज़्यादा होगा, वाटर कम होगा, तो सॉल्ट मैक्सिमम बॉडी से रिलीज करवाया जाएगा और वाटर को क्या करवा लिया जाएगा, कंजर्व। तो इस सेंस में हमारे पास किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन का काम कर रही है। तो ये उसका नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन अगर हम डिस्कस करें एनी abnormality in the normal function of the kidney, तो डेफिनेटली वो आपके पास क्या होगी, किडनी प्रॉब्लम। यानी इसका नॉर्मल फंक्शन ये है, नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट किया जाए, वेस्ट प्रोडक्ट को प्रॉपरली ब्लड से फिल्टर किया जाए और इनको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिलीज करवाया जाए। लेकिन अगर प्रॉपरली डिस्पोज नहीं हो रहे, अगर कंपोनेंट्स प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहे, फिल्टर नहीं हो रहे और वो बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होते रहे, तो वो क्या कर सकते हैं, बेशुमार प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर प्रॉपर तरीके से जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं निकल रही तो वो बॉडी में क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। अगर कंपाउंड्स प्रॉपरली डिस्पोज ना हो और वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाए, वहीं पे जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, ड्यू टू accumulation of any substance, तो क्या होगा, बॉडी में accumulate होने की वजह से वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं हो जाएगी, तो क्या होगा, लीड्स टू किडनी स्टोन। जब वो प्रॉपर डिस्पोज नहीं होगी, बॉडी में एक्यूमुलेट होती जाएगी, तो वो लीड करेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। सपोज कीजिए मैं कहता हूँ बॉडी में ऑक्सलेट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया और कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। इफ हाई लेवल ऑफ कैल्शियम,
तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। और अगर कहा जाता है कि इफ देयर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट, तो ये कंडीशन आपके पास होगी हाइपर ऑक्सैलरिया। तो ये दो कंडीशंस हैं बॉडी में कैल्शियम का लेवल किसी भी वजह से ज्यादा हो गया, वो है हाइपर कैल्सीमिया। बॉडी में ऑक्सलेट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो वो होगा हाइपर ऑक्सैलरिया। अब अगर कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों आपस में मिल जाएं, सो इट विल लीड्स टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, और ये प्रॉपरली डिस्पोज ना हो और प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाए, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, तो ये वहां पे क्या बन जाएगा, किडनी स्टोन। और किडनी स्टोन्स की अगर हम परसेंटेजेस देखें तो बॉडी में सबसे ज्यादा जो स्टोन बनते हैं उनमें 70% कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन होते हैं। उसके बाद अगर हम 15% देखें तो कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन होते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो 10% हमारे पास रेशो निकलती है जो कि यूरिक एसिड के क्या होते हैं, स्टोन्स होते हैं। अब ये सारे के सारे जो किडनी स्टोन हैं डेफिनेटली दे विल काज किडनी प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो यूरिन के रिलीज होने में प्रॉब्लम होगी, ब्लड के प्रॉपर फिल्टर जो है उसके होने में भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ये मटेरियल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेसिपिटेट होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, प्रॉपर डिस्पोज नहीं होगा, और स्टोनिंग मैस बन के वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होके किडनी स्टोन काज करेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की है, उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट की है, और उसके बाद यूरिक एसिड की है। अब इसको रिमूव करने के हमारे पास दो मेन मेथड हैं। एक तो ये है कि आप सर्जरी को यूज कीजिए, दूसरा जो हमारे पास नॉन सर्जिकल मेथड है उसे हम बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। सो लेट्स टॉक अबाउट लिथोट्रिप्सी। अब ये हमारे पास नॉन सर्जिकल रिमूवल है जी, नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। अब इसमें हम करते क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल एक्स-रेज को, इन वेव्स को यूज किया जाता है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल्स मीन आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर से हम वेव्स डालते हैं, एक्स-रेज डालते हैं। अब ये एक्स-रेज क्या करती हैं, ये एक्स-रेज ब्रेक डाउन कर देती हैं स्टोन को, ब्रेक डाउन स्टोन, और उस तरह वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है जी सैंड पार्टिकल्स, और ये सैंड पार्टिकल्स जो हैं बाद में रिमूव कर दिए जाते हैं बाय यूरिनेशन। तो ये यूरिन के जरिए बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता करके क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। तो लिथोट्रिप्सी हमारे पास एक नॉन सर्जिकल मेथड है फॉर द रिमूवल ऑफ स्टोन, किडनी स्टोन, और इसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल वेव्स, यानी ऐसी वेव्स जो बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर भेजी जाती हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स होती हैं, वो एक्सरेज आपकी बॉडी में डालती हैं, जो हाई इंटेंसिटी वाली वेव्स होती हैं, जो कि आपकी बॉडी को तो डैमेज नहीं करती लेकिन जाके एग्जैक्ट स्टोन के ऊपर जाके उसको ब्रेक कर देती हैं। वो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, बाद में वो सैंड पार्टिकल्स बॉडी से बाय यूरिनेशन क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। तो लिथोट्रिप्सी जो है वो यूज़ की जाती है। इससे भी ज़्यादा जो फ्रूटफुल मेथड यूज़ होता है वो है जी, हम मैक्सिमम पानी पिएं,
90% या इससे भी ज़्यादा किडनी स्टोन जो है वो मैक्सिमम पानी पीने से डिसॉल्व होकर यूरिनेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें इसमें रिनल फेलियर, रिनल फेलियर, तो रिनल फेलियर में हमारे पास बेशुमार पैथोलॉजिकल या फिर केमिकल इफेक्ट्स होंगे। केमिकल इफेक्ट्स मीन कोई केमिकल जो है वो डैमेज कर गया किडनी को। पैथोलॉजिकल या कोई पैथोजिन आ गया, डिजीज काजिंग एजेंट आ गया, कोई प्रोटोजोन आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया जिसने क्या कर दिया, किडनी को डैमेज कर दिया। और मोस्टली जो डैमेज किया जाता है वो किया जाता है जी ग्लोमेरुलस को। सो मोस्टली ग्लोमेरुलस इज डैमेज्ड, जिससे प्रॉपर जो है वो फिल्ट्रेशन नहीं होती। जब प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होती तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जी यूरिया लेवल इंक्रीज इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में यूरिया का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे होगा हाई ब्लड प्रेशर एंड फाइनली यूरेनिया, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ये हमें फेस करना पड़ता है। अब जब रिनल फेलियर है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, उस वक्त क्या सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन उस वक्त अडॉप्ट किया जाता है डायलिसिस। डायलिसिस, अब डायलिसिस क्या है? डायलिसिस बेसिकली एन आर्टिफिशियल मेथड used to extract nitrogenous wastes from blood। सो ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जो है वो नॉर्मल डायलिसिस के प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। अब डायलिसिस के प्रोसेस में हम यूज करते हैं डायलाइजर, जो कि एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन है। और साथ यूज करते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, जो कि क्या करता है, मैक्सिमम नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। अगर हम डायलिसिस को देखें तो डायलिसिस जो है वो हमारे पास दो टाइप्स का है। एक है हमारे पास हीमोडायलिसिस, जिसे आर्टेरियल डायलिसिस भी बोलते हैं, और एक है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। ये दो हमारे पास डायलिसिस के मेथड हैं। पहले मेथड को अगर हम देखें तो इसका जो मीनिंग्स बनते हैं वो बनते हैं जी क्लीनिंग ऑफ ब्लड को क्लीन करना। आइए जरा इस मेथड को डिस्कस करते हैं। तो ये मेथड डिस्कस किया गया है। हम क्या करते हैं जी, आर्टरीज में से ब्लड निकाला जाता है। ये जो ब्लड निकलेगा ये कमिंग फ्रॉम आर्टरीज, और इसे क्लीन करने के बाद वेन में डाल दिया जाता है। अब आर्टरी में से ब्लड क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि आर्टरीज में अच्छा खासा प्रेशर होता है। जब जस्ट आपने प्रिक करना है तो ब्लड खुद ब खुद ही बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, आपको फोर्स लगा के निकालना नहीं पड़ता। और वेन में जब ब्लड डाला जाता है तो ब्लड जो है वो रिटर्न हो रहा होता है हार्ट की तरफ, इसलिए वेन में डालते हैं ताकि इसको वापस बॉडी में क्या कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए। और यहाँ दरमियान में एक पंप भी लगा दिया जाता है ताकि इसकी स्पीड को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए,
क्योंकि वेन्स में स्पीड जो है, प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, लो होता है। अब जब ब्लड निकलेगा तो ये निकलेगा और गुजरेगा इस मशीन में से जिसे हम कहते हैं डायलाइजर, आर्टिफिशियल किडनी मशीन। अब ब्लड जो है वो रहेगा इन मेम्ब्रेन्स के अंदर, ये देखिए इन ट्यूब्स के अंदर जो हाईली कॉइल्ड हैं इनके अंदर, और इनकी सराउंडिंग में जो फ्लूइड होगा वो डायलाइजिंग फ्लूइड होगा ये सारा। और डायलाइजिंग फ्लूइड का काम होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो कंटेंट यहाँ से निकल कर जितना भी वेस्ट होगा वो डायलाइजिंग फ्लूइड में स्टोर होता जाएगा। जब तक ब्लड नीचे आएगा वो बिल्कुल क्या हो चुका होगा, क्लीन हो चुका होगा, वो सारे नाइट्रोजनस वेस्ट दे चुका है। अब वो जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, जो वेस्ट रिमूव जो है वो रिसीव कर चुका है, वो चला जाएगा इसके अंदर, यहाँ से नया डायलाइजिंग फ्लूइड डाल दिया जाएगा। अब ये प्रोसेस लगातार रिपीट किया जाता है और ब्लड को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। जबकि जो सेकंड मैकेनिज्म है हमारे पास वो है जी पेरिटोनियल डायलिसिस। हमारी जो एब्डोमेन होती है, उस एब्डोमेन में एक कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी। अब इस पेरिटोनियल कैविटी की सराउंडिंग में जो एपिथेलियम लाइनिंग होगी उसे बोलते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। अब ये जो नाली है इसे बोलते हैं कैथीटर। अब कैथीटर के जरिए इसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड डाल दिया जाता है, इसको भर दिया जाता है। अब जैसे ही डायलाइजिंग फ्लूइड इसमें डाल दिया जाएगा तो डायलाइजिंग फ्लूइड क्या करता है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन्स में से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है, और वो प्रोडक्ट निकल निकल के जो है वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या होते थे, एक्यूमुलेट होते रहते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इसको पंप आउट कर लिया जाता है, फिर नया डायलाइजिंग फ्लूइड डाल दिया जाता है, फिर वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद दोबारा पंप आउट कर लिया जाता है। तो बार बार स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के बाद इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है और वेस्ट जो है वो बॉडी से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। अब अगर हम बात करें तो ये जो डायलिसिस है ये एक टेम्परेरी पीरियड है। अब अगर हम बात करें डायलिसिस की, तो ये जो डायलिसिस का प्रोसेस हमने पढ़ा ये एक आर्जी तौर पे एक टेम्परेरी हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म है। अगर हम इसका परमानेंट इलाज चाहते हैं, परमानेंट, तो जो परमानेंट इलाज है वो है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट, और ये कब होगी, व्हेन किडनी इज एट एंड स्टेज ऑफ रिनल फेलियर। जब रिनल फेलियर की हमारे पास एंड स्टेज है, इस स्टेज को बोलते हैं यूरेमिया। बिल्कुल भी 100% किडनी जो है वो डैमेज हो चुकी है, तो तब आपके पास जो परमानेंट हल है वो यही है कि हम केटीपी करा लें। केटीपी मीन किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल किडनी की जगह एक हेल्थी किडनी जो है वो लगा लेते हैं। हेल्थी किडनी के लिए एक प्रॉपर डोनर का होना ज़रूरी है। उसके लिए आपके ब्लड सेल्स की कॉम्पोजिशन मैच होती हो, आपके ब्लड ग्रुप का जो है वो मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों का ख्याल ना रखा जाए तो बॉडी जो है वो बड़ा एक सीवियर इन्फेक्शन फेस करती है, जिसे हम कहते हैं जी टिश्यू रिजेक्शन, जिसमें बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उस आने वाले डोनर की किडनी के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लेता है, एंटीबॉडीज़ बना लेता है, जिससे इंटायर किडनी को क्या कर दिया जाता है, डैमेज कर दिया जाता है। तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू रिजेक्शन। तो सबसे जो बेस्ट हमारे पास सोल्यूशन है किडनी फेलियर के वक्त वो है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें हम क्या करते हैं, एक हेल्थी किडनी रिसीव करते हैं और जो अबनॉर्मल किडनी है, जो ख़राब हो गई है, उसके साथ उसको क्या करवा दिया जाता है, रिप्लेस करवा दिया जाता है। तो इस तरह इस टॉपिक में हमने पढ़ा किडनी एज ए ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, किडनी के प्रॉब्लम्स और क्योर्स। अब ये पूरा क्वेश्चन जो है वो एज ए लॉन्ग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपने लॉन्ग के तौर पे प्रिपेयर करना है, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पे ये जो परसेंटेजेस हमने पढ़ी हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए आपको अच्छे से तैयार करनी है। इसके अलावा अगर यूरिया का लेवल हाई हो जाए
तो क्या सिम्टम्स होती हैं, ये पॉइंट आपको एमसीक्यूज के लिए आना चाहिए। डायलिसिस की डेफिनेशन आपको जो है ये आनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। इसके अलावा हमारे पास हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, ये दोनों जो हैं ये सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। और किडनी ट्रांसप्लांट क्या होती है और यूरेमिया क्या होता है, इन दोनों की अलग अलग डेफिनेशन भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आनी चाहिए। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किडनी की प्रॉब्लम्स क्या है, उनका क्योर क्या है, रिनल फेलियर क्या है और इसका क्योर क्या है, टेम्परेरी हमारे पास इसका क्योर क्या है और परमानेंट हमारे पास इसका क्योर क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, जिनमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया किडनी प्रॉब्लम्स एंड इट्स क्योर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लॉन्ग के सेंस में प्रिपेयर करना है। हाँ, अगर हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स देखें तो ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर हम बात करें स्टोन्स की जो हमारे पास परसेंटेजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आपको लर्न करने हैं। लिथोट्रिप्सी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डायलिसिस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हीमोडायलिसिस और जो दूसरा है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूरेमिया बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से लर्न करनी है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।